नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम व्यक्तित्व विकास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पर्सनालिटी। ठीक है। और ये जो पर्सनालिटी शब्द है, ये लैटिन भाषा का पर्सोना से बना हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। ठीक है। प्रारंभ में क्या होता है बच्चों कि व्यक्तित्व का जो अर्थ है वो व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से लिया जाता था। बाह्य स्वरूप से तात्पर्य हो गया उसका शारीरिक रचना, गठन, शक्ल सूरत इत्यादि। अर्थात जो व्यक्ति अपने इन बाह्य गुणों एवं सुंदर वस्त्रों से आकर्षित कर लेता था दूसरों को, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा एवं मोहक माना जाता था। परंतु बच्चों, धीरे धीरे ये परिभाषा बदल गई और व्यक्ति को पर्सन कहा जाने लगा और उसी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को डिफाइन भी किया जाने लगा। बच्चों, व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण से अनुकूलन, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है ना, उस वातावरण से वो किस प्रकार से अनुकूलन और सामंजस्य बिठा सकता है। यथार्थ में व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों का एक सुसंगठित और समन्वित योग होना जो कि उसके संपूर्ण व्यवहार की ओर इंगित करता है, उसे हम व्यक्तित्व विकास कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की हम दो परिभाषाएं यहाँ पर देखते हैं। पहली परिभाषा हम पढ़ रहे हैं आल्पोर्ट के अनुसार। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का वह गतिशील संगठन है, यानी कि आप समझ रहे बच्चों, मनोवैज्ञानिक गुणों का भी और शारीरिक गुणों का भी, दोनों गुणों का संगठन है जो कि वातावरण के साथ व्यक्ति कैसे समायोजन करता है, किस प्रकार से उसका संयोजन होता है, उसका निर्धारण करता है। इसी प्रकार बच्चों, H.K. आइजनेक के अनुसार व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं का व्यक्तित्व सापेक्ष रूप से वह संगठन है। किसका बच्चों? अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं का। जिस तरह से कि व्यक्ति व्यवहार करता है और उसके अंदर जिसकी उत्पत्ति, जैसे हम कहें कि वो जैविक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से किस प्रकार अंतःक्रिया करता है और उन अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप जो वो क्रियाएं करता है उसका सापेक्ष रूप से जो संगठन होता है उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो बच्चों, हम उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं, आल्पोर्ट की परिभाषा इन सब में हमें सबसे बेस्ट लगती है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अभूतपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रतिमान की। इसके अंतर्गत मुख्यतः दो घटक आते हैं, एक आत्म प्रत्यय और दूसरा व्यक्तित्व का शील गुण। बच्चों, आत्म प्रत्यय क्या है? आत्म प्रत्यय है व्यक्तित्व का केंद्रीय भाग, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का केंद्रीय भाग, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, कोर। ठीक है, वो होता है आत्म प्रत्यय। तो ये जो आत्म प्रत्यय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक आत्म प्रत्यय और आदर्श आत्म प्रत्यय। वास्तविक आत्म प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो कि व्यक्ति अपने संबंध में निर्मित करता है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं संसार में क्यों आया, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमताएं कितनी हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं कि एक प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब और उसकी भूमिकाओं को विस्तृत रूप से निर्धारित करता है। ठीक है। और ये मुख्यतः बालकों को दूसरों के साथ संबंध बनाने में और उसके कार्यों एवं व्यवहारों को निर्देशित करने में भी काम में आता है। और ये जो होता है बच्चों, वास्तविक आत्म प्रत्यय, ये व्यक्ति के विश्वासों से भी प्रभावित होता है और दूसरों के साथ उसकी प्रतिक्रियाओं से जो उत्पन्न होते हैं उनसे भी प्रभावित होता है। एक होता है आदर्श आत्म प्रत्यय, स्वयं के संबंध में वो तस्वीर होती है जो कि वो स्पष्ट रूप से बनना चाहता है। अब इसमें क्या है कि आत्म प्रत्यय की स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि व्यक्तित्व प्रतिमान किस सीमा तक और कितनी मात्रा में होगा, इसका निर्माण इस बात पर निर्भर करता है बच्चों कि बालक के जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हैं उसमें कितनी स्थिरता है। दूसरा प्रतिमान होता है व्यक्तित्व के शील गुण।
इनको हम विलक्षणताएं, व्यक्ति की विलक्षणता या लक्षण भी कह सकते हैं। शील गुण क्या है बच्चों? एक्चुअली में व्यवहार के वो विशिष्ट गुण होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं और आत्म प्रत्यय से प्रभावित होते हैं। ये क्रैचफील्ड के अनुसार लक्षण व्यक्तित्व की एक स्थायी विशेषता है जिसके द्वारा विभिन्न दशाओं में लगभग एक सा व्यवहार होता है। बच्चों, जिस तरह से कि व्यक्तित्व के शील गुण जो हैं ये पहिए की तीली की भांति होते हैं। पहिए का केंद्रीय भाग और उसकी तीलियां आपस में अंतर संबंधित होती है, उसी प्रकार से आत्म प्रत्यय और व्यक्तित्व के शील गुण भी आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो अभी हमने व्यक्तित्व प्रतिमान के दो मुख्य घटक पढ़े थे। हम व्यक्तित्व के शील गुण की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व के शील गुण जैसे हैं कि ईमानदारी, ये एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचायक होती है और ईमानदार लोगों पर सभी का विश्वास भी होता है और विपरीत परिस्थितियां हो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, व्यक्ति अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। एक होता है संवेगात्मक स्थिरता। इससे तात्पर्य है कि संवेगात्मक परिपक्वता। वे व्यक्ति जो शीघ्र ही संवेगों का शिकार नहीं होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, उनका चित्त भी बच्चों स्थिर होता है और वो बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के किसी कार्य को करते हैं। उदासी एवं प्रफुल्लता, ये एक दूसरे के विपरीत गुण हैं। उदासी जिनमें होती वे सदैव चिंतित, दुखी, खिन्न, उदास, निराश ऐसे दिखाई देते हैं और हंसी जो होती है ना वो उनसे कोसों दूर रहती है और सपने में भी खुशी का अनुभव नहीं करते। दूसरी ओर जो लोग खुश रहना चाहते हैं, प्रफुल्लता का शील गुण जिनमें होता है, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो विशेष प्रकार का चुंबकीय आकर्षण उनके अंदर होता है। वो सदैव प्रसन्नचित्त और आनंदित दिखाई देते हैं। फिर है बच्चों धुन का पक्का होना। धुन मतलब समझते हैं बच्चों? लगन। एक पक्की लगन व्यक्ति के अंदर होना, ये सबसे महत्वपूर्ण शील गुण है। ये व्यक्ति को सफलता दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। व्यक्ति अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से और धुन से उसमें जुट जाता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम नहीं छोड़ता है ना, तो वो सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। फिर है प्राबल्यता एवं अधीनता। प्राबल्य एवं अधीनता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्राबल्य के अंतर्गत तो व्यक्ति के गुणों में प्रधानता आती है, जैसे आत्मविश्वास, चेतना, जागरूकता, ये सब पनपते हैं और व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बनता है। सहयोग, परोपकार, त्याग, बलिदान, सहिष्णुता आदि गुण उसमें स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ये जो अधीनता होता है ना, ये एक विपरीत गुण है, एक नकारात्मक शील गुण है जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी को जन्म देता है ना, परावलंबन को जन्म देता है। और ऐसा जो बालक होता है वो हीनता से, कुंठा से ग्रसित होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वैयक्तिकता के कारण। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है ना। आपने देखा होगा किसी का व्यक्तित्व बहुत कैरिस्मेटिक होता है, एक बार में आपको प्रभावित करता है, आपको उससे मिलने की, बार बार बात करने की इच्छा होती है। किसी का ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों ये वैयक्तिकता किस कारण से होती है? सबसे पहला है शारीरिक कारण, शारीरिक रचना और गठन। तो इस अनुसार 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। किसी का होता है आशापूर्ण, तो वो हमेशा चुस्त और सक्रिय रहता है। कोई होता है क्रोधी व्यक्तित्व का, वो बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला होता है। कोई होता है काहिल, वो मंद व्यक्तित्व का होता है। धीरे धीरे काम करना, सोचना, समझना, तर्क करना, स्मरण करना आदि धीरे करते हैं। एक होता है निराशावादी व्यक्तित्व जो हमेशा खिन्न रहता है, उदास रहता है और ये जीवन पर्यंत इसी निराशा और उदासी में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो होते हैं शारीरिक कारण। दूसरा होता है वंशानुक्रम। ये तो आपको पता है, ये वे गुण होते हैं जो कि पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं। माता पिता के जो क्रोमोसोम में जिन्स होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। फिर है अधिगम एवं प्रशिक्षण, सीखना एवं सिखाना। बच्चों प्रशिक्षण सिखाना, अधिगम सीखना, तो ये बहुत अधिक उत्तरदायी होते हैं। बचपनावस्था में तो बच्चों देखो, जब बच्चा बालक कोरा होता है ना, तो उसमें सद्गुण होते हैं ना उसमें दुर्गुण होते हैं। लेकिन माता पिता, संगी साथी, वातावरण, शिक्षक, समाज के लोग उसे सद्गुण
सिखाते हैं, है ना। और इसी सद्गुणों को सीख करके वो आगे बढ़ता है। एक होता है वातावरणीय कारक, जैसे कि कई प्रकार के वातावरण होते हैं बच्चों। वातावरणीय कारक में पारिवारिक वातावरण, माता पिता का आपस में संबंध, माता पिता की शिक्षा, स्वभाव, उनका आपस में और बालकों के साथ संबंध, बच्चे का जन्म क्रम, परिवार का आकार, परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि ऐसे वातावरणीय कारक है बच्चों जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व में दृढ़ता और टिकाऊपन। ठीक है, तो व्यक्तित्व में दृढ़ता से तात्पर्य है बच्चों की शील गुणों की स्थिरता, दृढ़ता, धुन होना, हठ होना, जिद या अड़ जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्तित्व शील गुण सदैव एक जैसे स्थिर होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता, ऐसा नहीं है। समय, परिस्थिति, अवसर, सामाजिक दबाव, वातावरणीय कारक आदि ऐसी चीजें हैं जिससे कि इसमें चेंजेस भी आते हैं। पर अगर ये टिकाऊ है तो किन कारणों से होता है? वंशानुक्रम, बाल्य प्रशिक्षण, बचपन में किस प्रकार का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया गया है, माता पिता के जीवन मूल्य जो कि बच्चे को हमेशा प्रभावित करते हैं, सामाजिक वातावरण, माता पिता से सीखता है पहले, फिर धीरे धीरे समाज के लोगों से सीखता है, स्वयं की क्या भूमिका है और किस प्रकार जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, भूमिका किस प्रकार अदा करता है, और सामाजिक वातावरण का बालक द्वारा चयन, किन लोगों के संपर्क में रहता है। जो लोग सत्य हैं, सत्यवादी और ईमानदार हैं, बालक उनके संपर्क में होगा तो बालक वैसा ही बनेगा। लेकिन व्यक्तित्व में परिवर्तन भी आते हैं। परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या हैं? सबसे पहला है शारीरिक परिवर्तन। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, मांसपेशियां, हड्डियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि विकसित होती हैं, इनमें परिपक्वता आती, तो बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने, याद रखने इत्यादि चीजों में भी परिवर्तन आता है, तो उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आता है। सामाजिक दबाव बच्चों, बालक अपने व्यक्तित्वशील गुणों में कदापि परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि हर बालक की दिली तमन्ना क्या होती बच्चों कि समाज में वो लोकप्रिय बना रहे। ठीक है, तो समाज में उसकी प्रशंसा हो और इसके लिए वो फटाफट परिवर्तन करता है। फिर है वातावरणीय परिवर्तन। व्यक्तित्व परिवर्तन में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। दोस्त, कक्षा, आसपास के लोग, तो ये सब चीजें जो होती है ये उसके आत्म प्रत्यय के निर्माण के लिए सहायक होती हैं। और बालक ऐसे में धनात्मक शील गुणों को सीखता है, नकारात्मक को त्यागता है। भूमिकाओं में परिवर्तन होना, बालक एक नेता की तरह कक्षा के साथियों के बीच में है या दब्बू बालक की तरह है, किस तरह वो अपने दोस्तों के बीच में है, श्रोता है या वक्ता है, किस प्रकार का उसका भूमिका रहती है, उस प्रकार से उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आते हैं। कई बार व्यक्तित्व को निखारने में पेशेवर मदद भी होती है बच्चों, और योग्यता में वृद्धि होती है। जब मानसिक और गत्यात्मक कुशलता आती है तो बच्चे में धीरे धीरे धनात्मक आत्म प्रत्यय बढ़ने लगते हैं और उसमें इनका विकास होने लगता है। तो ये व्यक्तित्व परिवर्तन के मुख्य कारक होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्तित्व विकास किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था में। बालकों में व्यक्तित्व विकास गर्भकालीन अवस्था से ही बच्चों प्रारंभ हो जाता है। अनेक कारक होते हैं, वातावरणीय कारक, जो कि उसे गर्भ में प्रभावित करते हैं बच्चों। 8 माह का जो गर्भस्थ शिशु होता है ना, वो गंध, स्वाद, पीड़ा, ताप, दृष्टि, त्वचा संवेदना आदि का विकास काफी हद तक उसके अंदर हो जाता है। सुना होगा ना आपने कि गर्भकाल के दौरान गर्भवती माता को खुश और आनंदित रहना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु भी खुश और आनंदित होता है। ठीक है, वरना उसके अंदर भी जिस प्रकार की माँ का व्यक्तित्व रहेगा उसी प्रकार से बच्चे का व्यक्तित्व भी बन जाता है। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्तित्व विकास में भी परिवर्तन आ जाता है। फिर हम बात करते हैं बचपन अवस्था। बचपन अवस्था में हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। बच्चों, शारीरिक विकास की गति जितनी तीव्र होती है ना, शायद उतना किसी भी अवस्था में नहीं होती जितनी बचपन अवस्था में होती है। बचपन अवस्था में नाड़ी संस्थान का विकास भी तीव्र गति से होता है।
मस्तिष्क वयस्क के मस्तिष्क से लगभग 1/4 होता है और 9 माह पूर्ण होते होते वयस्क के भार का आधा हो जाता है। बच्चों, आपको याद हो तो ये सारी ही चीज़ें मैंने आपको कि कितना शरीर में परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ाया था। इसी प्रकार घानेंद्रियों का विकास भी तेजी से होता है। 3 माह के शिशु की आंखों में मांसपेशियों में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है और 3-4 माह का बालक अपनी माँ की आहट और उनके स्पर्श को पहचान लेता है। तो 2 वर्ष के अंत तक जैसे बच्चों के पैर जो होते हैं वो जन्म की अपेक्षा 40% तक बढ़ जाता है और भुजाएं 60% तक बढ़ जाती है। तो शारीरिक विकास बचपनावस्था में इस प्रकार से चलता है। क्रियात्मक विकास, ये भी विकासात्मक निर्देशन नियम जो कि हमने पढ़ लिए थे उसके अनुसार होता है। पहले सिर, फिर भुजा, फिर धड़ और अंत में पैरों व टांगों में विकास होता है। ये चीज़ भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। फिर है संवेगात्मक विकास। संवेगों का विकास ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। जन्म के समय सबसे पहला शिशु रोता है, क्रंदन होता है, उस समय उसमें कोई भी संवेग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है संवेगों का विकास होता है। शिशुओं में मुख्य रूप से क्रोध, भय, प्रेम, इन तीनों संवेगों का विकास होता है। प्रत्यक्ष परख विकास, किसी उद्दीपक को नवजात शिशु की आंखों से 1-2 फीट की दूरी पर रखें तो स्पष्ट प्रतिबिंब उसकी आंखों में बनता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि 2-3 माह का शिशु अपनी माँ को पहचान लेता है। तो इस प्रकार से जैसे कि 2 वर्ष तक आता है बच्चा तो अनेक वस्तुओं के प्रति प्रत्यक्षीकरण होता है। दूध, पानी, थाली, ग्लास, बॉल, बैट इत्यादि को समझने लगता है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। बच्चों, सामाजिक विकास भी सबसे पहले माँ का संपर्क, फिर परिवारजनों का संपर्क, उसके बाद 3-4 माह का बालक सामाजिक मुस्कुराहट देना शुरू कर देता है। जान पहचान वालों को पहचानता है तो हाथ पैर मार करके उन्हें गोद में लेने के लिए भी उत्साहित करता है। तो व्यक्तित्व विकास में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि माता का एक अमूल्य योगदान होता है, क्योंकि सामाजिक संबंध में एक मॉडल की तरह माँ काम करती है। किस प्रकार से माँ उसको रखती है और माँ का व्यक्तित्व उस पर क्या प्रभाव डालता है, धीरे धीरे बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। हम बात करते हैं बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास की। तो सबसे पहले स्वतंत्रता की बात करते हैं। बाल्यावस्था में बालक की आश्रितता कम हो जाती है। प्रारंभ में वो हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए माता पिता पर जिम्मेदार रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में यानी कि 3 से 12 वर्ष की अवस्था में नहाना, कपड़े बदलना, कंघी करना, जूते पॉलिश करना आदि कार्यों में सामानों को इधर उधर लाना ले जाना, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसी प्रकार प्रेम एवं स्नेह, जिज्ञासा की संतुष्टि, तादात्म्यकरण एवं भले बुरे की भावना, यानी कि स्वतंत्रतापूर्वक जब बालक काम करता है तो एक अपनी अलग पहचान बनाता है और समायोजन करता है। दूसरे लोगों के अनुरूप बनना चाहता है, उनको देखता है तो उसको लगता है कि मैं भी इस प्रकार का बनूं, इस प्रकार का व्यवहार करूं। फिर इसी उम्र में थोड़ा सा भले बुरे की समझ भी उसे आने लगती है। और साथ ही समूह का तो बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों। सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है तो टीम के साथ कैसे रहना है, क्या करना है, ये उसको समझ में आने लगता है। बात करते हैं किशोरावस्था में व्यक्तित्व विकास की। किशोरावस्था में बच्चों सामाजिकता के पर्याप्त अवसर किशोरों को मिलते हैं। बड़ा होने लगता है, दूसरों के साथ बैठना, सामाजिकता की ओर अग्रसर होना, जो कि बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। मित्रता, किशोरावस्था की दोस्ती बड़ी पक्की मानी जाती है। लड़की की लड़कियों के साथ, लड़कों के लड़कों के साथ मित्रता अच्छे से रहती है, लेकिन बच्चों इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण होता है। तो फिर उसके बाद यौन संबंध, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यौन अंगों में भी परिपक्वता आती है, तो विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण बढ़ता है। स्वतंत्रता, किशोर उम्र के बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। उनको उन पर किसी भी प्रकार का अंकुश या डांट उनको अच्छी नहीं लगती। वो सब उनको अपने दुश्मन लगने लगते हैं, जो कि उन्हें कुछ भी बात करते हैं या उन्हें समझाते हैं। तो कई बार इसी उम्र में या तो बहुत अच्छी आदतों की तरफ मुड़ जाते हैं या फिर गलत आदतों की तरफ भी। तो इस समय माता पिता का एक बड़ा योगदान रहता है कि किशोर अवस्था में जबकि बच्चा एक हम कह सकते हैं एक डिफरेंट मेंटेलिटी का हो जाता है, उसकी सोच जो होती है वो भी अस्थिर होती, तो किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वो
एक सही दिशा में जा सके। अनुकरण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही पाई जाती है और किशोरावस्था तक ये प्रवृत्ति और अधिक प्रबल हो जाती है। बालक जैसा माता पिता को, परिवार के सदस्यों को या अपने रोल मॉडल को करते हुए देखता है, वैसा ही वो करना चाहता है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के सामने ऐसा रोल मॉडल रखा जाए जिससे कि बच्चे उस रोल मॉडल को देखें, उसके अनुरूप ही व्यवहार करने की कोशिश करें। तो वो रोल मॉडल बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास अच्छे से हो सके। अब है बच्चों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, ये जो कारक हैं, ये सारे ही कारक हम पहले भी सभी प्रकार के विकास में पढ़ चुके हैं और फिर से हम वही कारक पढ़ रहे हैं। तो जैसे शरीर रचना एवं शारीरिक दशा, इन सब का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। रचना के अंतर्गत व्यक्ति की बाह्य सुंदरता, लंबाई चौड़ाई, शारीरिक अंगों की बनावट, शारीरिक रचना, गठन, त्वचा का रंग इत्यादि आते हैं। तो ये सब बाहरी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को और उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और आकर्षक है अगर, तो उसका सामाजिक समायोजन भी श्रेष्ठ होता है। फिर बात करते हैं बुद्धि की। बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध है बच्चों बुद्धि और व्यक्तित्व में। जो बुद्धिमान और तेजस्वी बालक होता है तो उसमें सारे ही गुण जैसे कि तर्क करना, स्मरण, चिंतन, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पाई जाती है। तो शोधों से भी पता चला है कि अति प्रतिभाशाली एवं अति मंद बच्चे दोनों के समायोजन अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्रकार से दोनों समायोजन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अगर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सामान्य रूप से हार्मोन का स्रावण करती है और शारीरिक क्रियाओं पर अपना सामान्य प्रभाव डालती है तो एक बालक जो होता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है। लेकिन अगर ये कम या अधिक निकलते हैं, अधिक स्रावित या कम स्रावित होते हैं, तो बच्चों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालते हैं। कई बार लंबाई, वजन आदि चीज़ों को प्रभावित करते हैं जिससे कि व्यक्तित्व में भी प्रभाव पड़ता है। नाड़ी संस्थान महत्वपूर्ण भाग है बच्चों मस्तिष्क हमारे शरीर का। ठीक है, हमारे सारे केंद्र, सोचना, समझना, तर्क करना, याद रखना, नींद, भूख, प्यास, सारे ही जो केंद्र हैं मस्तिष्क में ही होते हैं। तो बालक किस प्रकार से अपने सूझबूझ से काम लेता है और वातावरण से समायोजन स्थापित करता है, ये डिपेंड करता है नाड़ी संस्थान के विकास पर। फिर है शरीर रसायन व्यक्तित्व में, और इसमें बहुत ही अच्छा और गहरा संबंध है बच्चों। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। इसी प्रकार शरीर में कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है जो कि व्यक्तित्व के कई चीज़ों को प्रभावित करती है, जैसे व्यक्ति को चक्कर आना, मूर्छा होना, बेचैनी, घबराहट, डर, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें ग्लूकोज से जिस प्रकार से प्रभावित होती हैं तो उस प्रकार से इन सारी चीज़ों में फर्क पड़ता है शरीर के रसायनों का। फिर हम बात करते हैं परिपक्वता की। इसका अमूल्य योगदान है बच्चों। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, उसके अंगों में परिपक्वता आती है तो अपने आप धीरे धीरे कई सारे कार्यों को बहुत अच्छे से कर लेना चाहता है और कर भी लेता है। तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी व्यक्ति का परिपक्व होना अनिवार्य होता है। भौतिक वातावरण, जो कि आसपास का वातावरण होता है, जलवायु जैसी होती है वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। गर्म में कम क्रियाशील, ठंड में अधिक क्रियाशील। पारिवारिक प्रभाव बच्चों, पारिवारिक प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माता पिता कैसे हैं, अभी हम पहले भी इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। माता पिता की शिक्षा, आचरण, बालक अभिभावक का संबंध कैसा है, परिवार का आंतरिक वातावरण, परिवार का आकार और परिवार में बच्चे का जन्मक्रम कौन सा है, इन सारी चीज़ों का भी व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चे को अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं करना पड़ता है आर्थिक रूप से, तो बच्चा एक स्वस्थ वातावरण में डेवलप होता है। और अगर कहीं बच्चे को समायोजन करना पड़ता है तो बच्चा समझदार भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति को समझ भी सकता है। दो तरह की स्थितियाँ बच्चों, तीन तरह की स्थितियाँ होती है। एक जो अभावों में जीते हैं, एक जिनके पास सामान्य चीज़ें, वस्तुएं होती है, अभावों में नहीं है लेकिन विलासितापूर्ण नहीं होती है। एक होता है विलासितापूर्ण चीज़ों का भी साथ में होना। तो जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति होगी उसी प्रकार का सामाजिक स्तर भी बनता है और व्यक्तित्व में उसी प्रकार से परिवर्तन होते हैं।
परिवार के रहने का स्थान। परिवार शहर में है, गांव में है, किस प्रकार के वातावरण में रहता है, कितना एक्सपोजर बच्चों को मिलता है, इन सब पर डिपेंड करता है बच्चे का व्यक्तित्व विकास। बालक का जन्मक्रम कौन से नंबर पे है, पहले, दूसरे, इकलौता अगर है तो सारी ही चीज़ों पर उसका एकाधिकार रहता है और सभी का लाड़ प्यार उसको अकेले को मिलता है, तो कई बार ऐसा बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है। और दो बच्चों के साथ है, दूसरा बच्चा अगर आता है तो कई बार बच्चे में असुरक्षा, आश्रितता, ईर्ष्या, उत्तरदायित्व की भावना कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है बच्चों, दूसरा बच्चा अगर आता है तो धीरे धीरे वो संवेदनशील होता है, अपने आप को उत्तरदायी समझने लगता है, अनुपयुक्तता तक की भावना होती है, कभी कभी हीनता की भावना भी आ जाती है। तो डिपेंड करता है बच्चों किस प्रकार का है और माता पिता का दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए क्या एटीट्यूड है। बच्चों जैसा नाम यथा काम हम कहते हैं, बच्चे का नाम जैसा होगा उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है। इसलिए बच्चों नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नाम में बहुत सारा सार निकलता है और उस नाम का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। प्रारंभिक अनुभव बालकों के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे कि फ्राइड ने बताया कि प्रारंभिक अनुभवों के बारे में बच्चे में स्मृति बनी रहती है और ये अनुभवों की अपेक्षा व्यक्तित्व विकास को अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि अनुभवों की अमिट छाप बच्चे के आत्म प्रत्यय पर पड़ती है। इसलिए प्रारंभ में बालक के अनुभव कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आगे जाकर के उसका व्यक्तित्व कैसा बनेगा। बचपन में किसी का गुजर जाना, अपने का बिछोह हो जाना, तो वो थोड़ा सा संजीदा बना देगा। प्रारंभ में ही खुशियाँ और सब कुछ मिलना तो वो बच्चे को हंसमुख और जीवन भर के लिए एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी बना सकता है। जिस प्रकार की संस्कृति होती है उसी प्रकार का बच्चा बालक होता है। संस्कृति के अंतर्गत आचार विचार, व्यवहार, नियम, प्रथाएं, परंपराएं, खान पान के तरीके, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, धर्म इत्यादि आते हैं। संवेग, बच्चों के अंदर संवेग कैसे हैं, कौन से हैं, ये सब हम इमोशनल डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं कि इसका व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। सफलता, असफलता, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर सफलता मिलती है तो बालक के आत्म प्रत्यय, व्यवहार, प्रतिमान, समायोजन आदि धनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और नहीं मिलती है तो ऋणात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। विद्यालय का प्रभाव तो पड़ता ही है बच्चों, क्योंकि पहली पाठशाला घर और शिक्षिका माँ और अगली पाठशाला, द्वितीय पाठशाला स्कूल, जहाँ बच्चे बहुत सारी बातों को सीखते हैं, समझते हैं और उनको फॉलो करते हैं। विद्यालय का पाठ्यक्रम कैसा है, अनुशासन, किस प्रकार सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होता है, पुरस्कार एवं दंड की क्या स्थिति है, इत्यादि चीज़ों से भी बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। खेल के साथी एवं मित्र, बालक किनके साथ खेलता है, किनके साथ बढ़ता है, उनके साथ कितना वक्त बिताता है, वो लोग कैसे हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा व्यक्तित्व विकास के बारे में। धन्यवाद।